हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस की जाएगी उसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप हमारा ड्रीम अचीवर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोपाल भास्कर, सेकंड ऑप्शन है शरद कमल, थर्ड ऑप्शन है रमाकांत जोशी, फोर्थ ऑप्शन है निखत जरीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा शरद कमल। हाल ही में जो शरद कमल जी हैं उन्हें ITTF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है और इस आयोग के जो सदस्य बनने वाले हैं भारत से पहले व्यक्ति हैं शरद कमल जी। अब इनके शरद कमल जी के बारे में अगर बात की जाए तो शरद कमल जी इससे पहले भारतीय एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं और ये हमारे भारत में जो सफल एथलीट हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, उनमें थर्ड नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर जसपाल राणा आते हैं, दूसरे पर समरेश जंग आते हैं और थर्ड नंबर पर शरद कमल जी आते हैं। इनका तीसरा स्थान है। अभी बात की जाए कि ये ITTF के सदस्य चुने गए हैं, उसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से सदस्य चुने गए थे। इनमें शरद कमल जी को 187 वोट मिले थे और एक और रोमानिया की एलिजाबेटा समारा हैं, इनको 212 वोट मिले थे। इसलिए शरद कमल जी दूसरे स्थान पर रहे और एलिजाबेटा समारा फर्स्ट स्थान पर रहीं। जो वोटिंग हुई थी इसके लिए वो 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच हुई थी और इस वोटिंग में जो हमारे यहाँ का टेबल टेनिस महासंघ है इसने शरद कमल जी का नाम भेजा था। इसके लिए उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया है। और इसमें जो है आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी हैं, 2 पैरा एथलीट भी हैं और इसका जो आयोग है 2022 से 2026 तक ओनली 4 वर्ष का इसका जो कार्यकाल है, जिसके लिए शरद कमल जी को चुना गया है। ये भारत से पहले व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधि में भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 18 से 24 नवंबर, सेकंड ऑप्शन है 19 से 25 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 17 से 27 नवंबर, फोर्थ ऑप्शन है 21 से 26 नवंबर। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24 नवंबर। 18 से 24 नवंबर के बीच जो है विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। एंटी माइक्रोबियल जागरूकता जो है एक प्रकार का रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह होता है जो कि 18 से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोगाणुरोधी रोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के जो है उभरने में बचने के लिए आम जनता और स्वास्थ्यकर्ताओं और जो निर्माण करने वाले हैं दवाओं के, उनके बीच एक बाइंडिंग सर्वोत्तम जो है संबंध मजबूत करना और उनको संबंधों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस वर्ष का जो
विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। इसका जो विषय है वो है रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना, ये इसका इस वर्ष का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के उद्भव और प्रसार को रोकने के लिए 2015 में घोषणा की थी और इस विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह की को जो है शुरू किया था। और इस बार इसका जो है नए नाम से ब्रांडिंग की गई है। इसको इस बार विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है 2020 के बाद से। और जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसको शुरू किया गया तब इसका नाम विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह था। WHO का इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आया है, इसने इसको स्थापित किया था, इसको शुरू किया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अभी प्रमुख हैं हाल ही में वो हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। ठीक है, आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट 246वां, सेकंड 241वां, थर्ड 242वां और फोर्थ 244वां। इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 242, 242वां। हाल ही में जो भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर है उसने अपना 242वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर ऑफ इंजीनियर्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है। तो जो कोर ऑफ इंजीनियर्स है ये सशस्त्र बलों, रक्षा संगठनों और जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनको मजबूत करता है और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करता है। ये हमारी सभी की सभी सेनाओं, कॉम्बैट इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री सर्वे, इन 4 स्तंभों के रूप में कार्य करता है और हमारी पूरी सेना का जो है संपर्क बना के रखता है पूरी विशाल सीमाओं के साथ भी। सेना को सपोर्ट करता है और मदद पहुंचाने का कार्य करता है विपरीत परिस्थितियों में। इसके जो है 3 समूह हमारे यहाँ हैं अभी। इनमें एक है मद्रास सेपर्स, बंगाल सेपर्स और बॉम्बे सेपर्स। इन तीनों को 18 नवंबर 1932 को जो है कोर में सम्मिलित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से इतिहास, युद्ध और शांति दोनों में कोर इंजीनियर्स का विशाल अनुकरणीय योगदान रहा है। अब यहाँ पर भारतीय कोर ऑफ इंजीनियर्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी जो शाखा है वो भारतीय सेना के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स का जो रंग होता है इसका वो है मैरून और नीले कलर का। भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स इन चीफ अभी करंटली जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का जो आदर्श वाक्य है इसका वो है सर्वत्र, इंग्लिश में यूबिक एवरीवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है अरविंद बिरमानी जी, दीपक उपाध्याय, सुनील चक्रवर्ती और संजय बर्मन। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा अरविंद बिरमानी जी। इन्हें हाल ही में जो है नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद बिरमानी जी जो है इससे पहले पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और अभी हाल ही में इन्हें नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य भी चुना गया है, नियुक्त किया गया है। अरविंद बिरमानी जी ने इससे पहले वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से लेकर 2009 तक काम किया।
इसके बाद इन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के रूप में भी कार्य किया। अब ये नीति आयोग के जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग के बारे में अगर बात की जाए तो इसका गठन 2015 में होता है। इससे पहले नीति आयोग को हम योजना आयोग के रूप में जानते थे, लेकिन 2015 के बाद से इसका जो नाम है वो नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसी नीति आयोग के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का जो मुख्य रूप से कार्य है वो है देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को मजबूत करना, और जो सरकार के द्वारा देश में न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन को सुनिश्चित करने के लिए देश में नीति आयोग का गठन है जो किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी योजनाएं बनती हैं उन पर सबसे पहले नीति आयोग के द्वारा विचार किया जाता है, इसके बाद उन्हें संसद में पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका नीति आयोग, सेकंड ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग, थर्ड ऑप्शन है वित्त आयोग, और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने 15 नवंबर को साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। इसकी जो शुरुआत है वो 2018 में जून में की गई थी डिजिटल शक्ति की, और अभी जो हाल ही में जो लॉन्च हुआ है इसका जो 4.0 वर्जन वो इसका चौथा संस्करण है। डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा फेसबुक के सहयोग से लॉन्च किया है। कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ लेह में किया गया था मार्च 2021 में, और चौथे चरण का जो है 4.0 डिजिटल शक्ति का अभी हाल ही में 15 नवंबर को किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तीसरे चरण का जो शुभारंभ हुआ था लेह में वो उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग सेंग नामग्याल की उपस्थिति में किया था। तीसरे चरण में एक महिला द्वारा किसी साइबर अपराध का सामना करने की स्थिति में रिपोर्ट करने के सभी तरीकों पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई थी, और इसलिए संसाधन केंद्र भी विकसित किए गए थे। अभी इसका जो फोर्थ सीजन है डिजिटल शक्ति 4.0 जो लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य रूप से जो है साइबर और डिजिटल के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें इसके बारे में जागरूक करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको शुरू किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने स्टील के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। भारत ने हाल ही में स्टील के उत्पादन में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत जो है स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अभी हाल ही में हमने जापान की जगह भारत ने जो है कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर कर आया है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है,
जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है। घरेलू इस्पात उद्योग को समर्थन के लिए देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 भी जारी की थी, जिससे राज्य की खरीद के मामलों में घरेलू रूप से निर्मित लोहे और इस्पात डीएमआई और एसपी की वरीयता प्रदान करने की नीति को अधिसूचित किया गया था। इन नीतियों में घरेलू उत्पादन और इस्पात की खपत में सुधार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद की है। सरकार ने सस्ते और घटिया किस्म के स्टील के निर्माण और आयात पर रोक लगाते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए हैं। इसके अलावा भारत ने कोयला खनन क्षेत्र को उदार बनाया है, जिससे इस्पात उद्योग को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। भारत सरकार ने पूर्वोदय कार्यक्रम भी शुरू किया है इसके लिए, और जिसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत स्टील हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास में जो है तेजी को लाना। पूर्वी भारत का जो विकास है वो तेजी के साथ किया जा सके, इसके लिए पूर्वोदय कार्यक्रम भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो स्टील का जो आयात निर्यात होता है वो किन बंदरगाहों से होता है। तो 30% जो है वो पारादीप से, हल्दिया से, विजाग और कोलकाता आदि जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं इनसे होता है। संसाधन और बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र को प्रमुख वैश्विक निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में उभरने में मदद करता है, जिसे पूर्वोदय कार्यक्रम लक्षित कर रहा है। इस यहाँ पर जो सबसे मेनली जो बंदरगाह है वो पारादीप है और हल्दिया है। इन दोनों से जो है 30% के अप्रोक्स स्टील का आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चंद्रमा के लिए आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट मिशन किसने लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन है नासा ने, सेकंड है इसरो ने, थर्ड है स्पेस एक्स ने और फोर्थ है चाइना नेशनल स्पेस ने। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा नासा। नासा ने हाल ही में चंद्रमा के लिए आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट मिशन लॉन्च किया है। नासा की अगर बात की जाए तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे डॉन डी ईस्नर, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है दोस्तों, नासा ने जो है चंद्रमा के लिए एक मिशन शुरू किया है, इसका नाम है आर्टेमिस फर्स्ट। नासा ने जो है नासा के जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर है उससे इस मिशन को लॉन्च किया है, आर्टेमिस फर्स्ट को। अपोलो कार्यक्रम जो नासा का गया था उसके बाद से 50 वर्ष बाद आर्टेमिस फर्स्ट जो है नासा ने लॉन्च किया है। और इसके पीछे जो अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है वो है कि आर्टेमिस फर्स्ट का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाने के लिए जो है इस मिशन को शुरू किया गया है। आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च नासा के 21वीं सदी के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम की पहली उड़ान होगी। चंद्रमा की सतह पर आर्टेमिस फर्स्ट के साथ नासा का लक्ष्य नई तकनीकों, व्यावसायिक दृष्टिकोणों और क्षमताओं को प्रदर्शित करना है, जो मंगल सहित भविष्य की खोज करने के लिए आवश्यक है। प्रक्षेपण का उद्देश्य चंद्रमा, इसकी उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन में और सहायता करना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2023 में 63 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट ऑप्शन है 8वां, सेकंड है 6वां, थर्ड है 10वां और फोर्थ है 7वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा 8वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। भारत ने पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष
2 स्थान को रैंकिंग में सुधार की है और 63 देशों की सूची में 8वें नंबर पर रहा है। इससे पहले भारत जो है 2 पायदान नीचे यानी कि 10वें नंबर पर था। अगर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो इसमें जो है मुख्य रूप से 3 स्थान खाली रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि सूचकांक की सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन जिसने किया हो। इसके बाद 4th नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है, 5th पे स्वीडन है और 6वें पर चिली है। इसके बाद भारत 8वें नंबर पर है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में अच्छी रेटिंग मिली थी और उसे जलवायु नीति तथा नवीकरणीय ऊर्जा खंडों में मध्यम रेटिंग मिली थी। दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक देश जो है वो चीन है। ये 13 पायदान और नीचे गिरकर 51वें नंबर पर आ गया है। उसे कोयला आधारित नए विद्युत संयंत्रों की योजना के चलते खराब रेटिंग मिली है। अमेरिका 3 पायदान चढ़कर 52वें नंबर पर आया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जारी किया जाता है। यह एक उपकरण है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। 2005 से जो है इसने देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मानकीकृत मूल्यांकन प्रदान किया है। 2005 से जो है रेटिंग शुरू की गई है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 17 नवंबर को, सेकंड है 18 नवंबर को, थर्ड है 19 नवंबर को और फोर्थ है 20 नवंबर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 नवंबर को जो है राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। भारत में मृगी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मृगी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। मृगी जो है एक मस्तिष्क का पुराना विकार है जिसके लक्षण आवर्तक दौरे या फिट हैं। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मृगी जागरूक माह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग मृगी के शिकार हैं, जो इसे सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक बनाता है। राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। राष्ट्रीय मृगी दिवस एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो भारत में मृगी के दौरे को कम करने के लिए मृगी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में मृगी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2009 में डॉक्टर निर्मल सूर्या द्वारा की गई थी। मृगी फाउंडेशन एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है जो इससे पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन और समाज में मृगी के बारे में दृष्टिकोण बदलने में लगा हुआ है। तो क्लियर होगा आपको कि मृगी जागरूकता सप्ताह जो है नवंबर में मनाया जाता है, इसलिए इसे नवंबर माह को राष्ट्रीय मृगी जागरूकता माह भी कहा जाता है और जो है मृगी फाउंडेशन के द्वारा मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर होगा आपको इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए कितने बैंकों को चुना है? फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड 5, थर्ड 9 और फोर्थ थर्ड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा 5 बैंकों को। रिजर्व बैंक ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में 5 बैंकों को जो है सिलेक्ट किया है, चुना है। उन 5 बैंकों के जो नाम हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक
और HDFC बैंक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसमें आगे चलकर अन्य बैंकों को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। अभी हाल ही में तो RBI ने सिर्फ इन 5 बैंकों को जो है रिटेल डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के लिए चुना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसके जो गवर्नर हैं करंटली वो हैं शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, कोलकाता में होती है इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और इसकी जो करेंसी है वो हमारी भारतीय रुपये है, और इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही काम करती है, और ये हमारे भारत की सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक हमारे भारत की सेंट्रल बैंक के रूप में कार्यरत है। ठीक है, क्लियर है इतना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पर 10 की जगह 11 कर लेना, 11 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व COPD दिवस कब मनाया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन नवंबर के तीसरे बुधवार को, नवंबर के दूसरे बुधवार को, नवंबर के पहले बुधवार को। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा नवंबर के तीसरे बुधवार को जो है विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। नवंबर के तीसरे बुधवार को विश्व COPD दिवस जो है, वर्ल्ड COPD दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD के रूप में के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में COPD देखभाल में सुधार के लिए मनाया जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD का स्थायी उपचार नहीं है। समय से इस रोग की पहचान हो जाने पर दवा व बचाव से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका जो मुख्य कारण है वो धूम्रपान और प्रदूषण है। दमा भी यदि अनियंत्रित है तो आगे चलकर वो भी COPD में बदल जाता है। इस बीमारी में जो है फेफड़े छिलने हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज GOLD द्वारा दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और COPD रोगी समूहों के सहयोग से किया जाता है। पहला विश्व COPD दिवस 2002 में आयोजित किया गया था। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एक फेफड़ों की बीमारी है जो वायु प्रवाह को अवरुद्ध करती है। इसके कारण से सांस लेने में मुश्किल होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर होगा आपको कि जो COPD दिवस है वो नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। क्लियर है इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।